Assalamualaikum everyone. This is Hassan Baloch from Chirag Academy welcoming all of you into this beautiful session और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल वैक्सेस को. सो लेट्स बिगिन. राइट, डेंटल वैक्सेस के रिलेटेड पहला स्लाइड आपके सामने है. क्या लिखा है? डेंटल वैक्सेस आर वन ऑफ द मेनी एसेंशियल मटेरियल्स यूज्ड इन डेंटिस्ट्री. Fabrication of artificial restoration of soft and hard tissues of the oral cavity requires use of wax in one form or the other. अच्छा, याद रख लो, हमारे पास जो डेंटल वैक्सेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इन डेंटिस्ट्री. जब भी हम माउथ के सॉफ्ट या हार्ड टिश्यूज का आर्टिफिशियल रिस्टोरेशन बनाते हैं, जैसे आप कोई डेंचर बना रहे हो, क्राउन बना रहे हो या ब्रिज बना रहे हो, तो किसी न किसी स्टेज पे वैक्स का यूज जरूर होता है. इज इट ओके? अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ वैक्सेस को. वैक्सेस असल में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स से मिलके बने होते हैं. वैक्सेस के रिलेटेड आप एक और चीज ये याद रख लें, वैक्सेस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, लेकिन जब इन्हें हीट दिया जाए तो बगैर डिकम्पोज हुए यानी बगैर खराब हुए ये मेल्ट हो जाते हैं इनटू लिक्विड. ओके, यही चीज इधर लिखा हुआ है. Waxes are organic polymers consisting of hydrocarbons and their derivatives. These are composed of mixtures of thermoplastic materials which are normally solid at room temperature but melt without decomposition to form mobile liquids. अच्छा, next sentence देख लें क्या लिखा हुआ है. The waxes that used in dentistry normally consist of two or more components which may be natural or synthetic waxes, resins, oils, fats and pigments. Right? जब आप मैकेब में डेंटल वैक्स का चैप्टर खोलेंगे तो उधर डेंटल वैक्सेस के रिलेटेड जो पहला सेंटेंस लिखा है वो यही है जो मैंने मिकेब से उठाकर इधर पेस्ट कर दिया है. राइट, क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो डेंटल वैक्स होगा वो हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा. कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको एक डेंटल वैक्स में मिल सकते हैं? नेचुरल वैक्स एक कंपोनेंट हो सकता है, सिंथेटिक वैक्स एक कंपोनेंट हो सकता है, रेजिन्स, ऑयल्स, पेट्स एंड पिगमेंट्स. ये वो 6 कंपोनेंट्स हैं जो आपको एक डेंटल वैक्स में मिल सकते हैं. एक जो डेंटल वैक्स होगा वो इन 6 कंपोनेंट्स में से किसी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा. इज इट ओके? अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेंटल वैक्सेस को. राइट, पहला रिक्वायरमेंट क्या गिवन है? मस्ट कॉन्फर्म टू द एग्जैक्ट साइज एंड शेप एंड कॉन्टूर ऑफ द अप्लायंस व्हिच इज टू बी मेड. राइट, मैकेब में भी पहला रिक्वायरमेंट यही गिवन है. क्या बोल रहा है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि वैक्स को बिल्कुल वही शेप और साइज लेना चाहिए जो हम फाइनल क्राउन, डेंचर या कोई भी रिस्टोरेशन में चाहते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 2 देख लें. शुड हैव इनफ फ्लो व्हेन मेल्टेड टू रिप्रोड्यूस द फाइन डिटेल्स. यानी जब वैक्स को मेल्ट किया जाए तो उसमें इतना फ्लो हो कि सारे फाइन डिटेल्स लाइक मार्जिन्स और एनाटॉमी प्रॉपर्ली रेप्लिकेट हो सकें. पॉइंट नंबर 3 देख लें क्या लिखा है. नो डायमेंशनल चेंज शुड टेक्स प्लेस वंस इट इज फॉर्म्ड. नो डायमेंशनल चेंज आफ्टर फॉर्मेशन, यानी जब वैक्स सॉलिडिफाई कर जाए तो उसके बाद कोई भी श्रिंकेज या एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए. राइट, एक दफा फॉर्म बन गया तो साइज में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए. आसान लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं, जब वैक्स ठंडा हो जाए तो शेप या साइज में कोई चेंज ना आए. ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या है? बॉइलिंग आउट ऑफ द वैक्स विदाउट एनी रेजिड्यू. कास्टिंग के दौरान वैक्स मेल्ट होकर क्लीन निकल जाए, रेजिड्यू ना छोड़े. ओके, पॉइंट नंबर 5 क्या है? इजिली कार्व एंड स्मूथ सरफेस टू बी प्रोड्यूस्ड. वैक्स आसानी से कार्व हो सके और स्मूथ सरफेस दे. छठा पॉइंट क्या है? डेफिनेट कॉन्ट्रास्ट इन कलर टू फैसिलिटेट प्रॉपर फिनिशिंग ऑफ द मार्जिन्स. वैक्स का कलर टूथ या मॉडल से डिफरेंट हो ताकि काम करते वक्त मार्जिन्स क्लियरली दिखाई दें. क्या 6 रिक्वायरमेंट्स मैंने बताए थे आपको? ये 6 रिक्वायरमेंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. इनको तेज रिपीट करते हैं. पहला रिक्वायरमेंट क्या था? वैक्स का शेप बिल्कुल उस तरह का होना चाहिए जो फाइनल क्राउन या ब्रिज का होगा. पॉइंट नंबर 2 क्या था? जब आप वैक्स को मेल्ट करें तो फ्लो इजिली करे और सारे फाइन डिटेल्स रेप्लिकेट करे. पॉइंट नंबर 3 क्या था? जब वैक्स ठंडा हो जाए तो शेप या साइज में कोई चेंज ना आए. पॉइंट नंबर 4 क्या था? कास्टिंग के दौरान वैक्स मेल्ट होकर क्लीन निकल जाए, रेसिड्यू ना छोड़े. पॉइंट नंबर 5 क्या था? वैक्स आसानी से कार्व हो सके और स्मूथ सरफेस दे. छठा पॉइंट क्या था? वैक्स का कलर टूथ या मॉडल से डिफरेंट हो ताकि काम करते वक्त मार्जिन्स क्लियरली दिखाई दें. इज इट ओके? अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेंटल वैक्सेस. तो हमारे पास जो पहला एप्लीकेशन गिवन है, राइट, वो देख लें. हमारे पास यूज्ड इन द डेंटल लेबोरेटरी टू बॉक्स इंप्रेशंस प्रायर टू कास्ट पोरिंग विद जिप्सम. यहां पर ये बात कर रहा है बॉक्सिंग वैक्स का. राइट, आगे जाकर हम डेंटल वैक्सेस को क्लासिफाई करेंगे तो आप बॉक्सिंग वैक्स को स्टडी करोगे. यहां पर जो एप्लीकेशन नंबर 1 है, राइट, इसने यहां पर बॉक्सिंग वैक्स की बात किया है. बेसिकली बॉक्सिंग वैक्स यूज होता है इंप्रेशन के चारों तरफ वाल बनाने के लिए
ताकि जब जिप्सम डाला जाए तो वो शेप में रहे। ओके, एप्लीकेशन नंबर 2 देख लें, यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्स पैटर्न। क्राउन, ब्रिज या इनले बनाने से पहले हम वैक्स से उनका डिजाइन बनाते हैं और इसी चीज को हम वैक्स पैटर्न बोलते हैं। ये हमारे पास वैक्स का एक और एप्लीकेशन आ गया। एप्लीकेशन नंबर 3 देख लें, यूज्ड एज अ बेस प्लेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जार रिलेशनशिप्स। ये बेसिकली इशारा कर रहा है बेस प्लेट वैक्स की तरफ। डेंचर्स बनाते वक्त जार रिलेशन या बाइट रजिस्टर करने के लिए बेस प्लेट वैक्स यूज होती है, राइट। अच्छा, एप्लीकेशन नंबर 4 में उसने कास्टिंग वैक्स की बात किया है। कुछ एरियाज में कास्टिंग वैक्स से थिकनेस सेट करते हैं ताकि फाइनल मेटल पार्ट परफेक्ट आए, राइट। 5वें एप्लीकेशन में इसने बात किया है यूटिलिटी वैक्स का। इसको हम ट्रे के शार्प एजेस पर लगाते हैं ताकि इंप्रेशन मटेरियल डैमेज ना हो और पैशन को कंफर्ट मिले, राइट। अच्छा, 6 एप्लीकेशन में बात किया गया है करेक्टिव इंप्रेशन वैक्स का। सॉफ्ट एरियाज जैसे गम्स का एग्जैक्ट रिकॉर्ड लेने के लिए ये वैक्स यूज होती है, स्पेशली म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशंस में। 7th एप्लीकेशन में स्टिकी वैक्स की बात किया गया है, राइट। हम टूटी हुई चीजों को जैसे क्रैक्ड डेंचर या मॉडल को टेम्पोरेरली जोड़ने के लिए स्टिकी वैक्स का यूज करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सेस को। तो हमारे पास ये जो पहला वाला क्लासिफिकेशन है, राइट, इट इज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। सो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन हमारे पास दो तरह के वैक्सेस हैं, नेचुरल वैक्सेस एंड सिंथेटिक वैक्सेस। नेचुरल वैक्सेस हमें नेचुरली हासिल होते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से, राइट। और जो सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं ये मैन मेड वैक्सेस होते हैं, इनको हम लेबोरेटरीज में बैठकर तैयार करते हैं। ओके, अच्छा, बात करते हैं नेचुरल वैक्सेस की। तो नेचुरल वैक्सेस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू मिनरल वैक्स जो आपको मिनरल्स से मिलते हैं, प्लांट्स वैक्सेस जिनको आप प्लांट्स से हासिल करते हो, एंड एनिमल वैक्सेस जिनको आप एनिमल्स से हासिल करते हो। ओके, मिनरल वैक्सेस के एग्जांपल में हमारे पास पैराफिन वैक्स है, सेरेजिन वैक्स है, माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स है। प्लांट्स वैक्सेस के एग्जांपल में हमारे पास कार्नोबा वैक्स है। कार्नोबा वैक्स आपको पाम ट्री के लीव्स से मिलता है, एंड कैंडेलेला वैक्स भी हमारे पास एक प्लांट वैक्स है। एनिमल वैक्सेस के एग्जांपल में आपके पास स्टीयरिन वैक्स है, स्पर्मेसिटी वैक्स है। स्पर्मेसिटी वैक्स आपको किधर से मिलता है? हमारे पास व्हेल जो मछली होती है ना, उसके ऑयल से आपको स्पर्मेसिटी वैक्स मिलता है। बीज वैक्स जो आप हनी बीज से हासिल करते हो। इज इट ओके? अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेटिक वैक्सेस को। सिंथेटिक वैक्सेस वो होती हैं जो लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं मोनोमर्स को मिलाकर। ये नेचुरल वैक्सेस से केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती हैं। ओके, हमारे पास इसका एग्जांपल आपने याद रखना है पॉलीइथाइलिन वैक्स। और हमारे पास सिंथेटिक वैक्स के रिलेटेड आपने 3 चीजें याद रखने हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, यानी हर सिंथेटिक वैक्स एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट होती है। दूसरी बात, हम सिंथेटिक वैक्स को नेचुरल वैक्स के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि वैक्स की क्वालिटीज ज्यादा कंट्रोलेबल और यूजफुल हो जाएं। तीसरी बात, सिंथेटिक वैक्सेस को अगर आप कंपेयर करोगे नेचुरल वैक्सेस के साथ, सो सिंथेटिक वैक्सेस ज्यादा रिफाइंड होती हैं, यानी हमारे पास सिंथेटिक वैक्सेस में इंप्योरिटीज कम होते हैं एज कंपेयर टू द नेचुरल वैक्सेस। इसी स्लाइड में यही सब कुछ लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन एंड डेंटिस्ट्री। याद रख लें, डेंटल वैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर यूज इन डेंटिस्ट्री। कौन कौन से हैं हमारे पास वो 3 मेन टाइप्स? एक आ गया पैटर्न वैक्स, दूसरा है प्रोसेसिंग वैक्स, तीसरा है इंप्रेशन वैक्स। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं, इनके सब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, पैटर्न वैक्स से स्टार्ट लेते हैं। पैटर्न वैक्स का आप यूज कहाँ करते हैं? जो भी आप फाइनल रिस्टोरेशन बना रहे हो, मान लो आप कोई क्राउन बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो या एनले बना रहे हो, जो भी आप फाइनल रिस्टोरेशन बना रहे हो, आप पहले उस फाइनल रिस्टोरेशन का एग्जैक्ट शेप बनाते हो पैटर्न वैक्स की हेल्प से। ये चीज कहलाती है हमारे पास वैक्स पैटर्न टेक्निक। वैक्स पैटर्न टेक्निक क्या है? फाइनल रिस्टोरेशन बनाने से पहले हम फाइनल रिस्टोरेशन का एग्जैक्ट शेप बनाते हैं पैटर्न वैक्स की हेल्प से। ये चीज कहलाती है हमारे पास वैक्स पैटर्न टेक्निक। वैक्स पैटर्न टेक्निक हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक, पेशेंट के मुंह में ही बनाते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक, मॉडल पर बनाते हैं। ये जो इनडायरेक्ट वैक्स पैटर्न टेक्निक है ये ज्यादा इजी और कॉमन है। अच्छा, एक और चीज याद रख लें, अगर वैक्स पैटर्न ठीक नहीं बना तो फाइनल क्राउन या ब्रिज फिट नहीं करेगा। इसलिए इस वैक्स में बहुत एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके,
वैक्स पैटर्न टेक्निक आपको समझ में आया? फाइनल रिस्टोरेशन बनाने से पहले आप उस फाइनल रिस्टोरेशन का एग्जैक्ट शेप बनाते हो पैटर्न वैक्स की हेल्प से। ये चीज कहलाती है हमारे पास वैक्स पैटर्न टेक्निक। ओके, अच्छा, यहाँ पर उसने लॉस्ट वैक्स टेक्निक की भी बात किया है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। समझो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है। आपने वैक्स पैटर्न बना लिया, फिर उस वैक्स को हीट करके मेल्ट कर देते हैं हम, और उसकी जगह मॉल्टन मेटल या एक्रिलिक डाल के फाइनल रिस्टोरेशन बनाते हैं। यह चीज कहलाती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, आई होप इस स्लाइड में हर चीज अब क्लियर है। ओके, अच्छा, हमने पैटर्न वैक्स को फर्दर डिवाइड किया है इनटू 4 सब टाइप्स, और वो 4 सब टाइप्स कौन कौन से हैं? एनले वैक्स है, डेंचर कास्टिंग वैक्स है, मॉडलिंग वैक्स है एंड वाइट वैक्स है। अब इन चारों सब टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। लेट्स बिगिन विद द एनले वैक्स। एनले वैक्स यूज होती है टू मेक एनलेस, क्राउन्स एंड पोंटिक रेप्लिकास। पोंटिक हम बोलते हैं, पोंटिक हमारे पास ब्रिज का पार्ट होता है। ओके, अच्छा, एनले वैक्स जो हमारे पास है ना, ये हार्ड और ब्रिटल होती है, ताकि अगर ये अंडरकट में फंस जाए तो ये टूट जाए लेकिन डिस्टोर्ट ना हो। अगर वैक्स शेप डिस्टोर्ट हो जाए तो फाइनल रिस्टोरेशन एक्यूरेट फिट नहीं करेगा। ओके, एनले वैक्स की कंपोजिशन की बात करते हैं। मोस्टली इसमें पैराफिन वैक्स होता है, थोड़ा बहुत कार्नोबा वैक्स भी होता है। पैराफिन वैक्स स्ट्रक्चर देता है, कार्नोबा वैक्स इसको हार्ड बनाता है। ओके, एंड हमारे पास ये जो एनले वैक्सेस हैं ये मोस्टली ब्लू इन कलर होती हैं। ओके, अच्छा, अब हम बात करेंगे डेंचर कास्टिंग वैक्स की। ये वैक्स यूज होती है मेटल फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए, जैसे कोबाल्ट क्रोमियम पार्शियल डेंचर्स। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो डेंचर कास्टिंग वैक्स हमारे पास पैराफिन वैक्स और बीज वैक्स से मिलकर बना होता है। बीज वैक्स डेंचर कास्टिंग वैक्स को सॉफ्ट और स्टिकी बनाता है, ताकि ये इजीली मोल्ड हो जाए और इन्वेस्टमेंट मटेरियल से अच्छी तरह चिपक जाए। अच्छा, अगर हम डेंचर कास्टिंग वैक्स की कलर की बात करें तो मोस्टली ये ग्रीन इन कलर होती हैं और ये शीट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ओके, आई होप दिस स्लाइड इज वेरी वेरी क्लियर। इस स्लाइड में हमने एनले वैक्स की बात किया था और डेंचर कास्टिंग वैक्स की हमने बात की। ओके, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। पैटर्न वैक्स के फर्दर सब टाइप्स देख लें। मॉडलिंग वैक्सेस, मॉडलिंग वैक्सेस को हम डेंचर बेस प्लेट वैक्स भी बोल देते हैं, शीट वैक्स भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें मॉडलिंग वैक्स की, तो इस वैक्स का यूज होता है टू फॉर्म द बेस ऑफ द डेंचर, और टूथ सेटिंग के लिए भी मॉडलिंग वैक्स यूज होता है। मॉडलिंग वैक्स के बारे में आप एक चीज याद रख लें, ये वैक्स इतनी टफ होती है कि विथड्रॉल के वक्त फ्रैक्चर नहीं होती, इवन फ्रॉम शेलो अंडरकट्स। ओके, मॉडलिंग वैक्स की कंपोजिशन याद रख लें, यह पैराफिन वैक्स और बीज वैक्स से मिलकर बना होता है, एंड ज्यादातर पिंक शीट फॉर्म में सप्लाई होता है मॉडलिंग वैक्स। ओके, इसके फर्दर 3 टाइप्स यहाँ पर गिवन हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मॉडलिंग वैक्स के ये 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 सॉफ्ट होता है, टाइप 2 हार्ड होता है एंड टाइप 3 एक्स्ट्रा हार्ड होता है। और हमारे पास ये जो 3 टाइप्स है ना, इनमें किस चीज का फर्क है? सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का फर्क होता है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास व्हाइट वैक्स की। व्हाइट वैक्स बेसिकली जब हम क्राउन्स के ऊपर एस्थेटिक व्हाइट लेयर बनाना चाहते हैं तो उसका टेम्पोरेरी मॉडल व्हाइट वैक्स से बनता है। ओके, अच्छा, अब हम प्रोसेसिंग वैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेसिंग वैक्स की अगर हम बात करें, ये वो वैक्स होती है जो लैब में अप्लायंसेस बनाते वक्त यूज होती है, जैसे डेंचर, मेटल फ्रेमवर्क या कास्ट बनाते वक्त। प्रोसेसिंग वैक्स के फर्दर 4 सब टाइप्स हैं, बीडिंग वैक्स, बॉक्सिंग वैक्स, ब्लॉकआउट वैक्स एंड स्टिकी वैक्स। वन बाय वन इन चारों के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद द बीडिंग वैक्स। अगर हम बीडिंग वैक्स की बात करें, इस वैक्स से हम इंप्रेशन के आसपास नरम सी बाउंड्री बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जिप्सम पोर करें तो मार्जिन्स सेफ रहें। ओके, बॉक्सिंग वैक्स की बात करते हैं। बॉक्सिंग वैक्स यूज होता है इंप्रेशन के चारों तरफ वाल बनाने के लिए, ताकि जब जिप्सम डाला जाए तो वो शेप में रहे। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग वैक्स का तीसरा सब टाइप, विच इज ब्लॉक आउट वैक्स। ब्लॉक आउट वैक्स का हम यूज करते हैं कास्ट के अंडरकट एरियाज को फिल करने के लिए, स्पेशली जब कोबाल्ट क्रोमियम फ्रेमवर्क बनाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे स्टिकी वैक्स की। तो हमारे पास टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए, जैसे आपके पास कोई क्रैक्ड डेंचर हो या मॉडल हो, उनको टेम्पोरेरीली जोड़ने के लिए हम स्टिकी वैक्स यूज करते हैं। ओके,
अच्छा, अब हम इम्प्रेशन वैक्स को डिस्कस करते हैं। तो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी इम्प्रेशन लेने के लिए। इस वैक्स का इस्तेमाल इम्प्रेशन लेने के लिए होता था, लेकिन आजकल यूज़ रेयरली किया जाता है। पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब आप इसको अंडरकट वाले एरियाज़ से निकालते हो, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी इसका शेप खराब हो जाता है, ओके? अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी याद रख लें, इसमें आई फ्लो होता है, यानी सॉफ्ट हो जाती है बॉडी टेम्परेचर से, ओके? अच्छा, अब हम वैक्सेस के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, वैक्सेस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड होते हैं, लेकिन जब इन्हें हीट दिया जाए तो बगैर डिकम्पोज हुए ये मेल्ट हो जाते हैं इनटू लिक्विड। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख ले, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वैक्सेस का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट होता है अमॉन्ग डेंटल मटेरियल्स। इसका रेंज यहाँ पर पिंक कलर से मैंने मेंशन किया है, लिखा हुआ है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लें। अच्छा, आगे क्या लिखा है? श्रिंकेज ऑफ वैक्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज 0.4%. Thermal contraction of wax is compensated by expansion of investment. क्या कह रहा है? 0.4% श्रिंकेज होती है जब वैक्स ठंडी होती है। आप इस श्रिंकेज को किस तरह कंपनसेट करोगे? ये श्रिंकेज बाद में इन्वेस्टमेंट मटेरियल की एक्सपेंशन से कंपनसेट होती है, ओके? प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लें, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ईट अंदर तक इवनली नहीं जाती है, ओके? सरफेस जल्दी ठंडा होता है, इनर वैक्स बाद में। इसी वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस बनते हैं। अगर वैक्स प्रॉपर्ली सॉफ्टन ना हो तो वैक्स डिस्टॉर्ट हो सकती है। इसीलिए आप मेरा एक टिप याद रख लें। टिप क्या है? ऑलवेज ईट वैक्स स्लोली एंड इवनली, ओके? अच्छा, तो इस स्लाइड में हमने वैक्सेस के 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए। आई होप दे आर वेरी क्लियर। अब अगले वाले स्लाइड में हम वैक्सेस के 3 मजीद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ओके? अच्छा, अब हम इस स्लाइड में वैक्स के मजीद 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, ओके? प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? मेथड्स फॉर सॉफ्टनिंग। जब वैक्स को यूज करना हो, उससे पहले उसे सॉफ्टन करना जरूरी होता है। अब वैक्स को सॉफ्टन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, वाटर बाथ। गर्म पानी में वैक्स को रखकर जेंटली सॉफ्टन किया जाता है, ओके? अच्छा, मेथड नंबर 2, इंफ्रारेड लैंप का यूज करो। हीट लाइट की मदद से वैक्स को इवनली गर्म किया जाता है, ओके? मेथड नंबर 3, बंसन बर्नर का यूज करो वैक्स को सॉफ्टन करने के लिए, लेकिन याद रहे डायरेक्ट फ्लेम में नहीं, प्लेन के ऊपर एयर जोन में वैक्स को गर्म करो, ओके? एंड मेथड नंबर 4, वैक्स इनहेलर का इस्तेमाल करो, जो कि बेस्ट मेथड है वैक्स को सॉफ्टन करने के लिए, ओके? हमारे पास ये जो वैक्स इनहेलर होता है, यह एक थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ओवन होता है, जो वैक्स को कांस्टेंट सॉफ्ट टेम्परेचर पे रेडी रखता है, जस्ट अबव सॉफ्टनिंग पॉइंट, ओके? अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5 में फ्लो की बात किया गया है। क्या लिखा है? जब वैक्स सॉफ्ट हो तब उसका फ्लो आई होना चाहिए ताकि अच्छी डिटेल कैप्चर हो, लेकिन रूम या माउथ टेम्परेचर पे फ्लो बिल्कुल कम हो या जीरो होना चाहिए, वरना वैक्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ओके? प्रॉपर्टी नंबर 6 में बात किया गया है ब्रिटलनेस का, ओके? स्पेशली एनले वैक्स, ये इंटेंशनली ब्रिटल होती है। क्यों? ताकि जब अंडर कट कैविटी से निकाला जाए वैक्स डिस्टॉर्ट ना हो, बल्कि फ्रैक्चर हो जाए, ताकि एग्जैक्ट पैटर्न बना रहे, ओके? तो ये रहे वैक्स के प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस कर लिए, ओके? वैक्स डिस्टॉर्शन को आप डिस्कस करते हैं। वैक्स डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है वैक्स पैटर्न का शेप चेंज हो जाना आफ्टर इट इज मेड, स्पेशली जब आप उसे माउथ या डाई से रिमूव करते हो इन द डायरेक्ट टेक्निक। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वैक्स डिस्टॉर्शन के रीजंस को। तो रीजन नंबर 1 है थर्मल चेंजेस। अगर वैक्स को अनइवन टेम्परेचर मिलता है तो हर पार्ट सेम तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। कुछ पार्ट्स ज्यादा श्रिंक करते हैं, कुछ कम। जब ये होता है तो वैक्स के अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है और बाद में यही स्ट्रेस पैटर्न को डिस्टॉर्ट करती है, ओके? अच्छा, रीजन नंबर 2 क्या है? रिलीजिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस। वैक्स के अंदर नेचुरली स्ट्रेस बन जाती है जब वो ठंडा होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये स्ट्रेस और भी बढ़ सकती है अगर वैक्स में गैस बबल्स हो, शेप चेंज हो ड्यूरिंग मोल्डिंग, या फिर कार्बिंग की वजह से शेप अल्टर हो। जब ये स्ट्रेस रिलीज होता है
तो वैक्स का शेप चेंज हो जाता है। ओके, अच्छा हमारे पास रीजन नंबर 3 क्या है? फ्लो एट हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई हो तो वैक्स अपने वेट से फ्लो करने लगता है, इस वजह से भी डिस्टॉर्शन हो सकता है। एंड नंबर 4, ड्यूरिंग कार्बिंग टेक्निक, जब आप कार्बिंग करते हो तो वैक्स के कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये डिस्टर्बेंस भी वैक्स के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। बाद में यही स्ट्रेस रिलीज होकर पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? अच्छा, पांचवा रीजन देख लें, हमारे पास टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। अगर आप वैक्स पैटर्न को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा टाइम तक स्टोर करते हो या उसे गर्म जगह पे रखते हो तो वैक्स के अंदर जो स्ट्रेस है वो रिलीज होने लगती है। इस स्ट्रेस रिलीज की वजह से भी डिस्टॉर्शन होता है। ओके, हमारे पास रीजन नंबर 6 देख लें। इफ द wax must be melted and added to the pattern in order to repair some parts that were not accurately obtained, the added wax will introduce stress during cooling. कभी कभी पैटर्न के कुछ पार्ट्स ठीक नहीं बनते हैं तो लोग मेल्टेड वैक्स ऐड करते हैं, लेकिन जब ये मेल्टेड वैक्स कूल होता है तो ये भी नई स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करता है, इस वजह से पैटर्न डिस्टॉर्ट हो सकता है। राइट, अच्छा रीजन नंबर 7 है, इफ द वैक्स इज नॉट हेल्ड अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर ड्यूरिंग कूलिंग। अगर वैक्स कूल होते वक्त उसे बराबर प्रेशर नहीं दिया जाता तो कुछ जगह ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है और कुछ कम। राइट, इससे भी डिस्टॉर्शन हो सकती है। ओके, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं कि आप वैक्स डिस्टॉर्शन को किस तरह अवॉइड कर सकते हो। सो नंबर 1, मिनिमल कार्बिंग। कार्बिंग को मिनिमम रखो। नंबर 2, मिनिमल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज ना होने दो। नंबर 3, मिनिमल स्टोरेज ऑफ द पैटर्न, इन्वेस्ट इमीडिएटली, पैटर्न को ज्यादा टाइम तक स्टोर ना करो, इन्वेस्ट इमीडिएटली। नंबर 4, यूज वार्म इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कार्बिंग, कार्बिंग के लिए वार्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो। एंड नंबर 5, स्टोर इन फ्रिज इफ नेसेसरी, अगर डिले हो रहा हो तो फ्रिज में स्टोर करो। राइट, तो ये वो 5 चीजें हैं जिनको आप कर सकते हो वैक्स डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक डेंटल वैक्सेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चिराग एकेडमी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं था हसन बलोच फ्रॉम चिराग एकेडमी और ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए थे मोहम्मद केप असनी ने, आल्सो फ्रॉम चिराग एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग।